नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक नए टॉपिक क्रांतिकारी आंदोलन को समझाएंगे। हाँ, तो हेडिंग डालिए क्रांतिकारी आंदोलन। विद्यार्थियों, अभी तक आपने जो है कांग्रेस का आंदोलन पढ़ रहे थे। कांग्रेस का प्रथम चरण का आंदोलन यानी उदारवादी आंदोलन, कांग्रेस का द्वितीय चरण का आंदोलन यानी उग्रपंथी उग्रवादी या गर्मपंथी आंदोलन, और तीसरा गांधीवादी आंदोलन। और फिर कांग्रेस ने देश को आज़ादी भी दिलाई। लेकिन कांग्रेस के समानांतर देश में आज़ादी के लिए ही एक और आंदोलन चल रहा था, और वो क्रांतिकारी आंदोलन था, क्रांतिकारियों द्वारा संचालित हो रहा था। आज हम उसी आंदोलन के बारे में बताएंगे। तो देश में आज़ादी के लिए कांग्रेस के समानांतर ये क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था। ठीक है, दोनों के उद्देश्य एक थे। भाई, कांग्रेस का उद्देश्य भी था देश को आज़ादी दिलाना, और क्रांतिकारियों का उद्देश्य भी था देश को आज़ादी दिलाना। लेकिन दोनों के कार्यक्रम में अंतर था। कांग्रेस एक तरह से अहिंसक आंदोलन पर बल देती थी, जबकि क्रांतिकारी हिंसा का रास्ता अपनाते थे। ठीक है, तो अब भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध में क्रांतिकारी आंदोलन के क्या कारण थे, तो आप ये समझिए कि जो कारण कांग्रेस के अंदर गरम दल या उग्रपंथी आंदोलन के उदय के कारण थे, सेम वही सारे कारण क्रांतिकारी आंदोलन के थे। उदाहरण के लिए कांग्रेस की आवेदन निवेदन नीति की असफलता। ठीक है, तो कांग्रेस की जो आवेदन निवेदन नीति की असफलता, कांग्रेस ने जो आवेदन निवेदन की नीति शुरू की और वो असफल रही, तो देश के युवाओं में बड़ा आक्रोश पैदा हुआ। उन्हें लगा कि ये कांग्रेस तो आज़ादी दिला चुकी, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्रांति का रास्ता अपना लिए। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति, तो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति से देश में अनेक समस्याएं आ गई। आप देखेंगे कि देश में भूखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ऋणग्रस्तता की समस्या, अकाल महामारी, ये सारी चीज़ें, इससे भी देश के युवाओं में आक्रोश पैदा हुआ। और यही युवा क्रांति का रास्ता अपना लिए, हिंसक रास्ता अपना लिए, और फिर ये क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज़ अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी क्रांतिकारी आंदोलन के लिए जिम्मेदार रहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि तमाम ऐसी घटनाएं घटी, अनेक क्रांतियां हुई जो सफल रहीं। अमेरिका की क्रांति सफल रही, फ्रांस की क्रांति सफल रही, इटली का राष्ट्रीय आंदोलन सफल रहा, जर्मनी का राष्ट्रीय आंदोलन सफल रहा, और 1917 में रूस की क्रांति भी सफल रही। और इससे जो है देश के युवाओं में जोश उत्पन्न हुआ, और उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी रास्ता अपनाए, हिंसक रास्ता अपना लिए। ठीक है, तो ये घटनाएं भी महत्वपूर्ण रही। और फिर सरकार की दमनकारी नीति की प्रतिक्रिया, ब्रिटिश सरकार ने जब भी राष्ट्रीय आंदोलन होते थे तो दमन की नीति अपनाती थी। लोगों पर लाठीचार्ज कराना, जेल भेज देना, कठोर दंड देना। तो युवाओं में आक्रोश पैदा हुआ, प्रतिक्रिया हुई, और उन्होंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल ईंट का
जवाब पत्थर से हम देंगे। अगर वो जो है हम पर दमनकारी नीति अपनाते हैं तो हम भी हिंसक रास्ता अपनाएंगे, हम भी गोली बारूद पिस्तौल का रास्ता अपनाएंगे। तो इस कारण से भी ये क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है। तो ये हमने आपको बताया कि अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन के कारण क्या थे, किन कारणों से युवाओं में आक्रोश पैदा होता है। अब 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी का प्रारंभ, 19वीं शताब्दी का अंत एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है। अब क्रांतिकारी आंदोलन को अब 2 चरणों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं। एक तो ये प्रथम चरण है, और प्रथम चरण को आप लगभग 1897 से लेकर 1916 तक, ठीक है। और ये द्वितीय चरण है, और द्वितीय चरण जो है ये आप 1900 आप देखेंगे 24 से लेके 1947 तक। तो इस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन को अब 2 चरणों में विभाजित कर देख सकते हैं। अब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से होती है। महाराष्ट्र के युवाओं में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रोश पैदा होता है, और फिर आप देखेंगे कि जो पहला क्रांतिकारी संस्था बनी वो थी व्यायाम मंडल। अब व्यायाम मंडल की स्थापना 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने किया था। ये चापेकर बंधु का मतलब है कि दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, ठीक है। तो दामोदर हरि एक भाई का नाम, दूसरे भाई का नाम बालकृष्ण हरि चापेकर इनका उपनाम है। तो यही दोनों भाइयों ने मिल करके पूना में इसकी स्थापना की। 1897 में कहाँ स्थापित होती? पूना में। तो व्यायाम मंडल ये 1897 में पूना में चापेकर बंधुओं ने की थी। इसका उद्देश्य विशुद्ध राजनीतिक था। यद्यपि एक मतलब व्यायामशाला के रूप में इसकी स्थापना होती है, लेकिन यहाँ जब युवा एकत्र हुए तो उनका उद्देश्य जो है बिल्कुल राजनीतिक हो जाता है, ठीक है। अब पूना में प्लेग फैला हुआ था, और प्लेग अधिकारियों के द्वारा जनता का बड़ा शोषण किया जाता था। सफाई के नाम पर जो है जनता पर अत्याचार हो रहा था अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। इसकी जानकारी जब चापेकर बंधुओं को मिली तो इनमें आक्रोश पैदा हुआ, और फिर आप देखेंगे कि 22 जून 1897 को दामोदर हरि चापेकर और इनके कुछ साथियों ने, जो प्लेग अधिकारी थे रैंड एवं आर्यस्ट, ये 2 अलग अलग नाम हैं, दोनों अंग्रेज थे, ये प्लेग अधिकारी थे, और ये जनता पर बड़ा अत्याचार करते थे। इसकी सूचना जब व्यायाम मंडल के सदस्यों को मिली तो दामोदर हरि चापेकर और उनके साथियों ने 22 जून 1897 को रैंड और आर्यस्ट दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये इनके द्वारा घटित क्रांतिकारी घटना है। फिर दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव चापेकर, विनायक रानाडे, इन सब को गिरफ्तार किया गया और इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इस तरह से व्यायाम मंडल एक तरह का पहला क्रांतिकारी संस्था बनी, लेकिन जब इसके सदस्यों को फांसी दे दी गई तो व्यायाम मंडल टूट गया। तो यहाँ से क्रांतिकारी आंदोलन की वास्तविक शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अभिनव भारत, ये एक क्रांतिकारी संस्था बनी, अभिनव भारत, ठीक है। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर ने नासिक में की थी, ठीक है। तो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कब हुई? 1904 में। किसने किया? बीडी सावरकर ने। कहाँ किया? नासिक में। हाँ, ये पॉइंट तो याद रखना, बाकी तो देखिए उसके सपोर्ट में बताया जाता है सारी चीज़ें। अब कैसे स्थापना हुई? वास्तव में 1899 में
गणेश उत्सव मनाने के सिलसिले में नासिक में मित्र मेला की स्थापना हुई। मित्र मेला ये, और इसी में सावरकर बंधु भी सम्मिलित हुए। गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, ये सावरकर बंधु हैं। आगे पीछे हमने चापेकर बंधुओं के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये इसमें शामिल हुए और फिर इसी मित्र मेला में युवाओं को इन्होंने संगठित करके इसी मित्र मेला से ये अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था का जन्म हो जाता है। तो इसके संस्थापक कौन हुए? विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य भी बिल्कुल राजनीतिक था। फिर आप देखेंगे कि 1906 में बीडी सावरकर को कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन जाना पड़ा, तो बीडी सावरकर लंदन चले जाते। इसके बावजूद अभिनव भारत जो है यहाँ फलती फूलती रही। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रांत में भी इसकी शाखाएं स्थापित हो गई, ठीक है। अभिनव भारत ने अपने एक सदस्य पांडुरंग महादेव बापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था, ठीक है। तो अभिनव भारत ने बम बनाने की कला टेक्निक सीखने के लिए किसे भेजा? पांडुरंग महादेव बापट को। कहाँ भेजा? पेरिस, ठीक है। और ये पेरिस जाकर के रूस के क्रांतिकारियों से जो है प्रशिक्षण प्राप्त किए, ट्रेनिंग ली, तो वापस आए, अपना फिर बम बनाना सीखे। अब अभिनव भारत के संदर्भ में अगर देखें तो घटना ये घटती है कि बीडी सावरकर के बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, एक कवि भी थे वो, और वो मित्र मेला के लिए कविताओं की 2 पुस्तक लिखते हैं, और उससे बड़ी प्रेरणादायक पुस्तक थी, युवाओं में जोश पैदा करती थी। तो उसी कविताओं को 2 पुस्तक लिखने के कारण नासिक के जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें आजीवन निर्वासन की सज़ा सुना दी। तो ये अभिनव भारत के सदस्यों को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और परिणाम ये हुआ कि 21 दिसंबर 1909 को अभिनव भारत के सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने क्या किया कि जो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे, उनका नाम जैक्सन था, इन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। तो गणेश दामोदर सावरकर को इन्होंने आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई, किस लिए? कविता लिखने के कारण। और इससे इसके सदस्यों में रोष आया, और फिर अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने क्या किया कि जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर परिणाम क्या हुआ कि अनंत लक्ष्मण कन्हारे गिरफ्तार हो गए, सारा राज बता दिए। और फिर अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे, विनायक देश पांडे, इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। और बीडी सावरकर चूँकि लंदन में थे, नासिक में तो थे नहीं, तो फिर भी इन पर भी आरोप लगा और इनको लंदन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया, ठीक है। और जब इन्हें भारत लाया गया तो नासिक के न्यायालय में मुकदमा चला, जिसे नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं, और उसमें बीडी सावरकर को आजीवन कैद की सज़ा सुनाई गई। तो इस घटना के लिए बीडी सावरकर को आजीवन कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि अभिनव भारत संस्था तो चलती रही, लेकिन उसके कुछ कार्य धीमे पड़ गए। अब आगे अगर आप देखें तो एक और क्रांतिकारी संस्था बनी, अनुशीलन समिति। अब अनुशीलन समिति की स्थापना 1903 ईस्वी में कलकत्ता में प्रमथनाथ मित्र एवं सतीश चंद्र बोस ने मिलकर की थी।
ये संस्थापक हैं। तो अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संस्था है। इसकी स्थापना कब होती है? 1903 में। कहाँ होती है? कलकत्ता में। किसने किया? प्रमथनाथ मित्र और सतीश चंद्र बोस ने। इन लोगों ने मिल करके ये संस्था बनाई थी। ठीक है। अब इसके अध्यक्ष अगर देखें तो इसके अध्यक्ष प्रमथनाथ मित्र थे, ये थे, और उपाध्यक्ष इसके थे अरविंद घोष और चित्तरंजन दास। ठीक है, ये इसके उपाध्यक्ष थे। तो इस तरह से यह संस्था बनी। संस्था अपना कार्य प्रारंभ किया। अब इसी संस्था में अरविंद घोष के छोटे भाई बारिंद्र घोष भी सम्मिलित हुए और इन्होंने ये कहा कि लोगों में राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार ही काफ़ी नहीं है, उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, जिससे कि वो बड़े से बड़े खतरों का सामना कर सकें। परिणाम ये हुआ कि ये जो है बड़े जोशीले युवकों को इसमें शामिल करना शुरू किए, जैसे भूपेंद्र नाथ दत्त। तो भूपेंद्र नाथ दत्त ये स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे, ये भी इस संस्था में शामिल हो गए। अविनाश भट्टाचार्य, सब बड़े जोशीले युवक थे, वो सब शामिल हो जाते हैं। ठीक है। अब बारिंद्र घोष ने जो है 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक भवानी मंदिर नामक पुस्तक प्रकाशित की। 1907 में इन्होंने एक और पुस्तक वर्तमान रणनीति प्रकाशित की। ये इनकी दो पुस्तकें रहीं। इनमें जो वर्तमान रणनीति है ये क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत है और क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक बनी। प्रेरणा लेते थे क्रांतिकारी इस पुस्तक को पढ़ करके। फिर आप देखेंगे कि अनुशीलन समिति का जो बारिंद्र गुट था, ये क्रांति का प्रचार प्रसार करने के लिए 1906 में युगांतर नामक अखबार निकालना शुरू किया। इसके पहले संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त थे और इन्हें कुछ आपत्तिजनक लेख लिखने के कारण सरकार ने 1 वर्ष की सजा सुनाई। 1908 में युगांतर को प्रकाशन पर सरकार ने रोक लगा दिया। तो ये बंद हो गया। अब जब युगांतर बंद हो गया तो जो बारिंद्र गुट था वो क्या किया कि अनुशीलन समिति से निकल करके पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में लग गया। ठीक है। अब बारिंद्र गुट ने जो पहला बम बनाया वो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर को मारने के लिए, यद्यपि इनका ये प्रयास असफल रहा। ठीक है। अब आगे की कुछ घटनाओं को इसमें बताते हैं। हुआ क्या कि मुजफ्फरपुर के जिला जज थे D.H. किंग्सफोर्ड। D.H. किंग्सफोर्ड, और ये भारतीयों पर बड़ा अत्याचार करते थे। छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़ी सजाएं देते थे। इसलिए इसको जो है बिल्कुल कसाई काजी के नाम से ये प्रसिद्ध था, ये कि ये जज जो है बिल्कुल कसाई है। अब इसकी जानकारी जब बारिंद्र गुट को मिली तो इसको साफ करने का योजना बनाई कि इसको साफ कर दिया जाए। और फिर आप देखेंगे कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को एक तो आपके थे खुदीराम बोस, बहुत कम उम्र का बालक था ये, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों ने योजना बनाई कि D.H. किंग्सफोर्ड को मारना है। ठीक है। और फिर इन दोनों ने D.H. किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से वो बम उस गाड़ी पर गिरा जिसमें ये नहीं बैठे थे और उसमें 2 महिलाएं बैठी थी, दोनों की मृत्यु हो गई, ये बच गया। प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए तो स्वयं गोली मार ली, ये तो स्वयं शहीद हो गए। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया
और इन्हें फांसी दी गई। और जितने भारत में क्रांतिकारियों को फांसी दी गई उनमें सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? खुदीराम बोस। तो ये भी प्रश्न आएगा कि क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र में अंग्रेजों ने किसे फांसी दी थी? तो खुदीराम बोस को। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि इस घटना के लिए अरविंद घोष और बारिंद्र घोष को भी गिरफ्तार किया गया। अरविंद घोष पर तो कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया तो रिहा हो गए, इनको रिहा कर दिया गया। बारिंद्र घोष पर आरोप लगा कि इस षड्यंत्र में शामिल थे और इन्हें आजीवन काला पानी की सज़ा सुनाई गई। तो इन्हें आजीवन काला पानी की इस घटना के लिए सज़ा सुनाई जाती है और इस घटना को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कलकत्ता के अलीपुर अदालत में मुकदमा चला था, इसलिए ये घटना अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानी जाती है। इस घटना के बाद अरविंद घोष जो है सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और ये पांडिचेरी चले आते हैं और पांडिचेरी में इन्होंने ओराविले आश्रम की स्थापना की और स्वयं एक संत बन गए। हाँ, कहाँ क्रांतिकारी थे तो बिल्कुल संत बन गए और ओराविले आश्रम में अपना शेष जीवन सन्यासी का जीवन इन्होंने व्यतीत किया। अरविंद घोष जो है फिर आप देखेंगे कि वो महर्षि अरविंद हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह अनुशीलन समिति कब स्थापित होती, कहाँ स्थापित होती, क्यों, किसने स्थापित किया, इसके महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे, क्या घटना उन्होंने क्रांतिकारियों ने किया, वो हम आपको बताएं। ठीक है, अब इसी तरह भारत माता समिति, ये भी एक क्रांतिकारी संस्था। अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के क्रांतिकारियों ने मिल करके ये भारत माता समिति की स्थापना की। इसकी स्थापना 1904 में जतेंद्र मोहन चटर्जी ने सहारनपुर में की थी। हाँ, तो ये भारत माता समिति की स्थापना हो गई। मैंने बताया कि इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के क्रांतिकारी सम्मिलित हुए। आप देखेंगे कि इसी में अजीत सिंह, ये भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह, इन्होंने अपनी भी एक क्रांतिकारी संस्था बनाई थी, मुहिब्बाने वतन। ठीक है, अजीत सिंह। फिर आप देखेंगे कि इसी में मास्टर अमीर चंद, लाला हरदयाल और सूफी अम्बा प्रसाद जैसे क्रांतिकारी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ये तो ये भारत माता समिति के प्रमुख सदस्य रहे। अब जतेंद्र मोहन चटर्जी के बाद इस क्षेत्र के क्रांतिकारियों का नेतृत्व मास्टर अमीर चंद के हाथों में आया। हाँ, तो मास्टर अमीर चंद फिर यहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हैं। मास्टर अमीर चंद का संबंध बंगाल के क्रांतिकारियों से भी था। बंगाल के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, बसंत बिश्वास, मनमथ विश्वास, इन सब के साथ इनके संपर्क थे। अब भारत माता समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या था? वायसराय हार्डिंग बम कांड। अब ये क्या है? वास्तव में 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई थी। ठीक है, अब वायसराय हार्डिंग थे इस समय, तो क्रांतिकारियों को लगा कि हार्डिंग की हत्या कर दी जाए। और फिर आप देखेंगे कि 22 दिसंबर 1912 को दो क्रांतिकारी बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास, इन्होंने वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन बम थोड़ा दूर जा गिरा और वायसराय हार्डिंग बाल बाल बच गए। ये सारी योजना मास्टर अमीर चंद की बनाई हुई थी, बम इन दोनों ने फेंका था। अब इस घटना के लिए दिल्ली में केस चला। मास्टर अमीर चंद, बसंत विश्वास
पकड़ लिए गए, इनको फांसी की सज़ा दी गई। रास बिहारी बोस इसी समय गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान भाग गए, फिर शेष जीवन ये जापान में ही व्यतीत किए। आगे जब आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था तो आज़ाद हिंद फौज के गठन में रास बिहारी बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, तो ये हमने आपको भारत माता समिति के बारे में बताया। अब इसी समय प्रथम चरण में ही विदेशों में भी अगर देखा जाए तो कुछ भारतीय क्रांतिकारी अपना अड्डा बना लिए और विदेशों से क्रांतिकारी घटनाएं का अंजाम देने लगे। अब विदेशों में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में, अब इंग्लैंड में क्रांतिकारी क्रियाकलाप की शुरुआत श्याम जी वर्मा, तो श्याम जी वर्मा ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की। श्याम कृष्ण वर्मा कर लेंगे, श्याम कृष्ण वर्मा ने, तो इन्होंने इंग्लैंड में क्रांतिकारी कार्यों की शुरुआत की। सबसे पहले इन्होंने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, एक तो ये काम इन्होंने किया और फिर इन्होंने सोशियोलॉजिस्ट नामक अखबार निकाला और इसके माध्यम से भारत की आज़ादी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। इंडिया होम रूल लीग के ये अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सुहरावर्दी थे। ठीक है, दूसरी चीज़ 1905 में ही इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस नामक एक हॉस्टल बनाया। जो भारत के विद्यार्थी इंग्लैंड जाते थे पढ़ने के लिए तो वो इंडिया हाउस में रुकते थे और श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है उनके रहने की व्यवस्था सब कुछ, गरीब छात्रों को तो वो स्कॉलरशिप भी देते थे, पढ़ने की व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे यही इंडिया हाउस, लंदन का जो इंडिया हाउस था, ये क्रांतिकारियों का अड्डा बनने लगा। यहाँ क्रांतिकारी इकट्ठा होने लगे। अब इसकी जानकारी जब सरकार को मिली तो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिया हाउस का मुद्दा उठा कि लंदन का इंडिया हाउस जो है क्रांतिकारियों का अड्डा बन रहा है, यहाँ भारतीय पढ़ने नहीं आते हैं, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। और जब हाउस ऑफ कॉमन्स में इसका मुद्दा उठा तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है लंदन छोड़ना उचित समझे कि अब लंदन में रहेंगे तो ज़रूर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, तो ये तो अपना लंदन छोड़ करके पेरिस चले आए। इसी समय 1906 में वीडी सावरकर कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन पहुंच गए और ये इंडिया हाउस में ही रुके। अब इंडिया हाउस की बागडोर वीडी सावरकर के हाथ में आ गई। इन्होंने 10 मई 1908 को यहाँ पर गदर दिवस मनाया, क्योंकि 10 मई को ही 1857 का विद्रोह हुआ था, तो इन्होंने गदर दिवस मनाया तो छात्रों में और जोश पैदा हुआ, राष्ट्रीय भावना विकसित हुई। और इसके बाद फिर आप देखेंगे कि 1909 में एक युवक मदन लाल ढींगरा, 23 साल का युवक था, ये भी लंदन हाउस में इंडिया हाउस में रहता था। इसने क्या किया कि कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। तो कर्जन वाइली जो है भारत में रेजिडेंट के रूप में रहे हैं और भारतीयों पर बड़ा अत्याचार किए थे। फिर ये लंदन चले गए, लेकिन और मदन लाल ढींगरा ने लंदन में ही कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। मदन लाल ढींगरा गिरफ्तार कर लिए गए और इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई।
तो इंग्लैंड में इस तरह का ये क्रांतिकारी कार्य हो गया। फिर पेरिस में अगर देखा जाए तो फ्रांस में पेरिस जो है ये क्रांतिकारियों का अड्डा बना। श्याम जी कृष्ण वर्मा ही लंदन से कहाँ आ गए थे, पेरिस आ गए थे। पेरिस में इन्होंने रहना शुरू किया और यहाँ क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। पेरिस में श्याम जी कृष्ण वर्मा की भेंट हुई मैडम भीकाजी कामा से। ये एक पारसी महिला थी, हाँ, दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी भी रह चुकी थी। ये भी क्रांतिकारी विचार की थी, मैडम भीकाजी कामा। इन्हें क्रांति की माँ कहा जाता है, हाँ? तो क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। इन्होंने वंदे मातरम नामक अखबार निकाला, क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। यूरोप अमेरिका में घूम घूम करके भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने अंग्रेज़ों का विरुद्ध प्रचार प्रसार किया। फिर क्या हुआ कि 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ड में आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और यहाँ मैडम भीकाजी कामा उपस्थित हुई, इस सम्मेलन में भाग ली और यहाँ इन्होंने भाषण दिया। विषय था भारत में आर्थिक शोषण। भारत में ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो आर्थिक शोषण हो रहा था उस पर इन्होंने भाषण दिया और यहीं पर इन्होंने सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया था। तो सर्वप्रथम तिरंगा झंडा किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने। कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ड में, ठीक है। तो ये चीज़, तो इस तरह से इंग्लैंड के साथ साथ पेरिस भी क्रांतिकारियों का अड्डा बना था। इसी तरह अमेरिका में भी कुछ क्रांतिकारी संगठित हुए। अब अमेरिका में अगर देखा जाए तो क्रांतिकारियों ने एक दल बनाया, वो था गदर दल। गदर दल आप देखेंगे कि 1913 में 1 नवंबर 1913 को भारत के ही लाला हरदयाल अन्य अपने साथियों के साथ गदर दल की स्थापना की। इन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल की स्थापना की। तो गदर दल की स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे, लाला हरदयाल के प्रमुख सहयोगी थे। इसके स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और लाला हरदयाल इसके जो है प्रचार मंत्री बने, प्रचार सचिव, ठीक है। गदर दल ने गदर नामक एक अखबार भी निकालना शुरू किया और गदर अखबार जो है प्रारंभ में तो ये उर्दू और गुरमुखी भाषा में निकलता था, लेकिन बाद में ये हिंदी और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगा। पहले उर्दू में और गुरमुखी यानी पंजाबी भाषा में, और बाद में ये दो तो निकलते थे, अंग्रेजी और हिंदी में भी निकालने लगे। इसका उद्देश्य क्या था कि विशेष रूप से भारतीय सेना में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत की भावना पैदा करना, ठीक है। तो ये उद्देश्य था इनका। अब 1916 में भाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1916 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से सम्मिलित हो गया, और जब ये ब्रिटेन की तरफ से सम्मिलित हो गया तो इसने क्या किया, गदर दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया, ठीक है। गदर दल को क्या किया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब गदर दल के जो भी सदस्य थे वो अमेरिका से भागने लगे, भारत आए। भारत में अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया लाहौर षड्यंत्र केस के नाम में, और कई क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा
दे दी गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये गदर दल हमने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। अब द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन, कुछ दिन का विश्राम के बाद फिर से क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो जाता है। क्रांतिकारी आंदोलन की पुनरावृत्ति होती है। अब पुनरावृत्ति क्यों हुई, क्रांतिकारी आंदोलन फिर से शुरू क्यों हो गया? तो दो कारण थे। एक तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन की असफलता। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो युवाओं में जोश पैदा हुआ कि चलिए हमें एक ऐसा नेता मिल गया है जिसके नेतृत्व में देश को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन गांधी जी ने जब अचानक असहयोग आंदोलन रोक दिया तो युवाओं में बहुत निराशा आई और उन्हें लगा कि अबे हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा, और इसलिए युवा लोग फिर से क्रांतिकारी रास्ता अपना लिए। ये क्रांतिकारी आंदोलन की पुनरावृत्ति का एक कारण था। दूसरा कारण क्या है? 1917 की रूस की क्रांति की सफलता। 1917 में रूसी क्रांति सफल रही, रूस में मजदूरों की सरकार बनी। रूसी क्रांति की सफलता से भारत के युवाओं में जोश पैदा हुआ और फिर वो क्रांति का रास्ता अपनाने लगे। तो ये द्वितीय चरण के क्रांति का कारण हमने आपको बताया। ठीक है, अब द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में अगर देखें तो सबसे पहला नाम आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। ठीक है, इसकी स्थापना 1925 में कानपुर में सचेंद्र सान्याल ने अन्य तमाम साथियों के साथ मिलकर की थी, और इसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत से अंग्रेजी शासन को समाप्त करना, देश को आज़ाद कराना। अब इसी संस्था में आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब सचेंद्र सान्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी और ये क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक बनी। अब इस संस्था का पहला क्रांतिकारी कार्य अगर देखा तो वो है काकोरी कांड। अब ये काकोरी कांड क्या है? ये 9 अगस्त 1925 की घटना है। ठीक है, काकोरी कांड लखनऊ से आगे काकोरी रेलवे स्टेशन है और वहीं ये घटना घटती। घटना क्या है? वास्तव में 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से 8 डाउन ट्रेन लखनऊ आ रही थी और उस ट्रेन में सरकारी खजाना रखा हुआ था। इसकी जानकारी क्रांतिकारियों को पता चला कि इसमें खजाना रखा है, तो योजना बनाई कि खजाना लूटना है। अब काकोरी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन को रोका गया और खजाना लूट लिया गया। तो इसी को काकोरी कांड कहते हैं। अब इस घटना में आप देखेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी ऐसे लोग थे जिन्हें फांसी दी गई थी। इसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में, रोशन सिंह को जो है इलाहाबाद के नैनी जेल में, और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है कहाँ दिया गया? गोंडा में। तो ये 4 क्रांतिकारियों को अलग अलग जेल में फांसी की सजा दी गई। इस घटना के लिए क्रांतिकारियों की तरफ से चंद्रभान गुप्त वकील थे और उन्होंने पैरवी की थी, और सरकारी वकील जो है पंडित जगत नारायण मुल्ला थे इसमें। ठीक है,
और इस तरह से आप देखेंगे कि ये प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई। इस घटना में यद्यप चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अब आगे अगर देखें HRA के बारे में, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक बैठक 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई और यहाँ पर इस संस्था ने समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया कि हमारा लक्ष्य क्या होगा, समाजवाद, ठीक है। और नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, सोशलिस्ट शब्द और संस्था में जोड़ दिया गया और यहीं चंद्रशेखर आज़ाद को इस संस्था का कमांडर इन चीफ, मुख्य सेनापति बना दिया गया, ठीक है। तो इस तरफ से HRA ही HSRA हो गया, ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद इसके कमांडर इन चीफ या मुख्य सेनापति बनाए गए। इसी बीच में अगर देखा जाए तो कुछ क्रांतिकारियों ने नौजवान भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की, ठीक है। और नौजवान भारत में आप देखेंगे HSRA के ही बहुत सारे क्रांतिकारी इसमें भी शामिल हुए। ये एक दूसरे के साथ मिल करके कार्य करते थे। तो 1926 में लाहौर में भगत सिंह के नेतृत्व में अन्य तमाम क्रांतिकारी, भगत सिंह के साथ छबील दास थे, यशपाल थे, राम किशन थे, भगवती चरण बोहरा थे, बहुत सारे लोग, ये सब मिल करके लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की, ठीक है। नौजवान भारत सभा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत से अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करना और यहाँ मजदूरों और किसानों की सरकार स्थापित करना। ये नौजवान भारत सभा का उद्देश्य था। अब नौजवान भारत सभा का क्रांतिकारी कार्य अगर देखें तो इसके सदस्यों को ये पता चला कि लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया नौजवान भारत सभा के सदस्यों ने, ठीक है। 1928 में ही आप देखेंगे कि लाहौर के पुलिस कमिश्नर एस्कार्ट को मारने का निश्चय किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, जयपाल, ये 5 क्रांतिकारी थे और इन्होंने पुलिस कमिश्नर एस्कार्ट, इसी ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, इसको मारने का निश्चय किया। अब गलती से एस्कार्ट की जगह गोली जो है, जो वहाँ के एसपी थे सैंडर्स, इन पर गोली चल गई क्योंकि पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो गई। अंग्रेज थे, दोनों एक ही जैसे लग रहे थे और दोनों अधिकारी थे, तो मारना एस्कार्ट को था, मार दिया सैंडर्स को। गोली इन पे चली और सैंडर्स की मृत्यु हो गई। सैंडर्स के जो रीडर थे, पेशकार रीडर थे, वो एक भारतीय थे, चंदन सिंह। चंदन सिंह जब क्रांतिकारियों को पकड़ने का प्रयास किया तो क्रांतिकारियों ने चंदन सिंह की भी हत्या कर दी। तो सैंडर्स मारे गए, सैंडर्स के रीडर चंदन सिंह मारे गए। अब इस मामले में राजगुरु, सुखदेव, जयपाल गिरफ्तार कर लिए गए। जयपाल गद्दार निकला, उसने सरकार को सारा राज बता दिया, सरकार ने उसे अपना गवाह भी बना लिया, ठीक है। बाकी भगत सिंह और चंद्रशेखर अभी भी सरकार की पकड़ से बाहर थे। इसी बीच में एक और घटना घटी और वो थी केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना, ठीक है। आप देखेंगे कि 8 अप्रैल 1930 को
8 अप्रैल 1929, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये 2 क्रांतिकारी थे। इन दोनों ने केंद्रीय विधानसभा में घुस करके बम फेंक दिया, लेकिन बम जो है नुकसान करने वाला नहीं था, वो केवल आवाज करने वाला था, क्योंकि इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, इनका उद्देश्य था बाहरी सरकार को सुनाना। कारण क्या था? आप देखेंगे कि सरकार ने जो है पब्लिक सेफ्टी बिल पारित करके लोगों के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया था, ठीक है, नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था, जिससे क्रांतिकारियों में आक्रोश था। केंद्रीय विधानसभा के अनुमति के बिना वायसराय ने लोक सुरक्षा विधेयक या पब्लिक सेफ्टी बिल पारित किया, जिससे नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा था। इस कारण से इन क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उद्देश्य था बहरों को सुनाना। बाद में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त दोनों स्वयं गिरफ्तारी दे दी। इस कांड के लिए दोनों को आजीवन कारावास सुनाया गया, लेकिन जब सरकार को पता चला कि भगत सिंह सैंडर्स हत्याकांड में भी शामिल थे, तो भगत सिंह को भी सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई। और अंततः आप देखेंगे 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई। 23 मार्च 1931, इसी को शहीद दिवस मनाया जाता है इसी दिन, क्योंकि इसी दिन जो है 3 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी लाहौर में, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव, ठीक। और इसी घटना से कुछ ही दिन पहले यानी 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद आए और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में रुके। आज कंपनी बाग के नाम से जाना जाता है, अब वो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो गया। तो ये यहीं रुके। पुलिस को पता चला, इनको घेर लिया और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। अंत में चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं की गोली से शहीद हो गए। जब एक गोली बची इनके पास, तो उन्होंने स्वयं शहीद होना अच्छा समझा, क्योंकि ये कभी पुलिस के हाथ में अभी तक पड़े नहीं। जीवन पर्यंत आज़ाद रहे, नाम आज़ाद, काम आज़ाद, हाँ। और कभी भी पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर सके, अंत में अपनी गोली से शहीद हो जाते हैं। तो इस तरह से इन घटनाओं से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और नौजवान भारत सभा दोनों कमज़ोर पड़ गई। यद्यपि ये चलती रहीं, चंद्रशेखर आज़ाद के शहीद होने के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है वो प्रसिद्ध उपन्यासकार यशपाल बने, और भगत सिंह आदि के बाद नौजवान भारत सभा के अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये 2 प्रमुख क्रांतिकारी संस्थाएं थी। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो चटगांव रिपब्लिकन आर्मी या रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये अब चटगांव रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है, ये आप देखेंगे कि मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध, आप देखेंगे कि बंगाल के एक प्रमुख अध्यापक थे, उन्होंने की थी। अब चटगांव रिपब्लिकन एसोसिएशन, चटगांव जानते हैं आजकल तो पूर्वी बंगाल में है, ठीक है। और गणेश घोष, लोकनाथ बाउल, अनंत सिंह, इसमें कुछ युवतियां भी शामिल थीं, जिनमें कल्पना दत्ता, प्रेमलता वाडेकर, ये सब शामिल थे, ठीक है। तो ये सब मिल करके चटगांव रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इस संस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य ये था कि अप्रैल 1930 में गणेश घोष के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार की लूट की गई थी। तो चटगांव शस्त्रागार की लूट हुई, ठीक है।
कई क्रांतिकारी पकड़े गए, उन्हें फांसी दी गई। मास्टर दा को भी गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। कल्पना दत्ता को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। प्रेमलता वाडेकर जब यूरोपीय क्लब पर हमला किया, पुलिस ने घेर लिया, तो इन्होंने जहर खा करके आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, अब लास्ट में हम आपको बताते हैं आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताते हैं। देखिए, भारत के ही एक क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान में बस गए थे। ठीक है, इन्होंने मार्च 1942 में टोक्यो में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और एक आज़ाद हिंद फौज गठित करने की भी घोषणा की। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई थी। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इस घोषणा के बाद जून 1942 में बैंकॉक में जापान अधिकृत सभी भारतीयों का एक सम्मेलन बुलाया गया और उसी सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। और यहीं पर इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया में आने और भारतीयों का नेतृत्व ग्रहण करने का आमंत्रण दिया इसी मंच से। ठीक है, इसी बीच में आप देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। और वो प्रक्रिया किस तरह से शुरू हुई, आप देखेंगे कि 1942 में जापान द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के विरोध में लड़ रहा था और जापान ने अंग्रेजी सेना को पराजित करके आप देखेंगे कि रंगून, सिंगापुर ये सब पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इस समय जो अंग्रेजी सेना थी, तो अंग्रेजी सेना में आप देखेंगे कि एक थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली जो सेना थी वो जापान से पराजित हुई और एक जापानी सैनिक अधिकारी मेजर फूजीहारा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, अब मेजर फूजीहारा ने कैप्टन मोहन सिंह को सुझाव दिया कि आप भारत की आज़ादी के लिए क्यों नहीं काम करते, आप अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहे हैं, आपको भारत की आज़ादी के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसी समय एक धार्मिक व्यक्ति थे प्रीतम सिंह, उन्होंने भी कैप्टन मोहन सिंह को प्रेरित किया। ठीक है, अब मेजर फूजीहारा ने 40,000 भारतीय सैनिकों को कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया और फिर इन्हीं को लेकर कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दिया। तो आज़ाद हिंद फौज के जनक तो रास बिहारी बोस थे, इन्होंने घोषणा की थी और फिर बाद में इसका गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया। इधर सुभाष चंद्र बोस यूरोप में थे, भारत से निर्वासित कर दिए गए थे। बैंकॉक सम्मेलन से उन्हें आमंत्रित किया गया और फिर आप देखेंगे कि ये जून 1943 में जापान की राजधानी टोक्यो, सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुँचे, जापान के प्रधानमंत्री तोजो से भेंट की और भारत की आज़ादी में सहयोग करने के लिए कहा। तोजो ने भारत की आज़ादी के लिए सहयोग करने का वचन दिया। इसके बाद फिर ये सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और यहाँ आकर के आज़ाद हिंद फौज की बागडोर इन्होंने संभाली। ठीक है, तो अब आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ गई। सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की सरकार गठित की
तो ये आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी, ठीक है, और स्वयं राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री बने। जापान सहित 9 देशों ने इसे मान्यता दी और फिर आज़ाद हिंद फौज विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जापान की तरफ से लड़ने की घोषणा कर दी। आज़ाद हिंद फौज में 1000 महिलाओं वाली महिला ब्रिगेड भी थी, जिसे रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है, ये नाम रखा गया था। और कैप्टन स्वामी लक्ष्मीनाथन इसकी जो है प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड बनाई गई थी और इन तीनों के योग्य से विशिष्ट सैनिकों को मिला करके सुभाष ब्रिगेड बनाई गई थी। चलिए ठीक है। जापान ने अंडमान और निकोबार अंग्रेज़ों से जीत करके आज़ाद हिंद फौज सरकार को दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद, निकोबार का नाम स्वराज रखा। अब जापान और आज़ाद हिंद फौज तेज़ी से भारत की तरफ बढ़ रही थी, शिलांग तक पहुंच गई थी। इसी समय आप देखेंगे कि अमेरिका ने जापान के 2 प्रमुख नगरों पर परमाणु बम गिरा दिया, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने जब 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त को हिरोशिमा में, 9 अगस्त को नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिया। दोनों नगर तहस नहस हो गए। इस घटना से जापान की कमर टूट गई। परिणाम क्या हुआ कि इस घटना के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब जापान आत्मसमर्पण किया तो आज़ाद हिंद फौज की सेना ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक से टोक्यो के लिए रवाना हुए और ऐसा माना जाता है कि उनका जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। ये एक विवादास्पद मुद्दा जरूर है, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो ये आज़ाद हिंद फौज की भूमिका। अब आज़ाद हिंद फौज से संबंधित एक और घटना है, लाल किला मुकदमा। लाल किला मुकदमा, ये आप देखेंगे नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारियों में शहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल, ये बड़े अधिकारी थे। इन पर ब्रिटिश क्राउन के साथ गद्दारी का आरोप लगा और दिल्ली के लाल किला में जो है सैनिक अदालत में मुकदमा शुरू हुआ, ठीक है। उसी को लाल किला मुकदमा कहा जाता है। कांग्रेस ने इन अधिकारियों के बचाव के लिए आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे भूला भाई देसाई, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। इसके अन्य सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली, ये सब लोग अन्य सदस्य थे। सैनिक अदालत ने इन आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को दोषी मानते हुए मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई, लेकिन वायसराय लॉर्ड वेबल ने इन सभी को जो है क्षमा दान कर दिया। ये बदली हुई परिस्थितियों का परिणाम था कि न्यायालय मृत्युदंड देता है, वायसराय उन्हें क्षमा कर देता है। तो इसी को लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने आपको क्रांतिकारी आंदोलन, प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन और द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन बताए, ठीक है। तो आज जो है हम आपको क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में एक जानकारी दी। क्रांतिकारी आंदोलन के क्या कारण थे ये बताया और कौन कौन से प्रमुख क्रांतिकारी संस्थाएं थी, उसकी स्थापना किसने की, कब की, कहाँ की
हाँ, ये सारी जानकारी, इनका एक चार्ट आप बना लेंगे और उससे आप जो है सारी संस्थाओं का नाम, घटना याद रखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो प्रमुख अधिनियम पारित हुए उनको बताएंगे। धन्यवाद।